स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। साल 2011 था जब पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के गवर्नर सलमान तासीर की उनके एक सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम था मुमताज़ कादरी, उसने गोली मारकर हत्या कर दी। सलमान तासीर की यह हत्या जो थी इसलिए की गई थी क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर ब्lasphemy लॉ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, उसके विरोध में थे। लेकिन ये जो हत्या हुई इसके बाद पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, जो पाकिस्तान की राजनीति थी, उसमें भूचाल तो आ ही गया था, पर कई ऐसे लोग थे जो कि उस सिक्योरिटी गार्ड के पक्ष में आके खड़े हुए थे। इनमें से कि एक थे मौलाना खादिम हुसैन रिजवी। पाकिस्तान के मौलाना रिजवी जो थे, इन्होंने कादरी को गाजी कहना शुरू कर दिया और इसके साथ ही उसके सपोर्ट में काफ़ी सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करके जुलूस निकालने लगे। ये जो सारे जुलूस होते थे उनमें दो नारे लगा करते थे, जिनमें से एक नारा था गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा सर तन से जुदा। ये नारा जो था ये पाकिस्तान में बुरी तरह छा चुका था, हर किसी की ज़ुबान पर नारा आ गया था इस समय पर जब ये जुलूस निकाले जाते थे। लेकिन 2016 में कादरी को फांसी हुई, पर ये नारा जो था ये कब पाकिस्तान से उठ के भारत आया ये किसी को इसकी खबर नहीं हुई। ये नारा भारत में कई बार देखा जाने लगा था जब भी हिंदू मुसलमान के बीच में तनाव होते थे, कभी भी ऐसी कंट्रोवर्सीज होती थी तब सुना जाता था। लेकिन अब साल 2022 आ जाता है। साल 2022 आया, देश में उस समय ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद मामला जो था वो अपने ज़ोर पकड़ रहा था। ये जो विवाद था ये ज़ोर पकड़ रहा था। टीवी चैनल्स पर कई दफ़ा डिबेट्स लगातार चलती थी, आए दिन डिबेट होती रहती थी। अलग अलग पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, वो आते थे न्यूज़ चैनल्स पर, डिबेट लगातार चलती रहती थी। ऐसी ही कई डिबेट हुई 27 मई 2022 को। ये वो दिन था जब कई सारी डिबेट कई सारे न्यूज़ चैनल्स पर इस मुद्दे के ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर विवाद पर चल रही थी। ऐसी ही एक डिबेट में पहुंची थी, दिन भर से उनका कार्यक्रम था। नुपुर शर्मा की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता नुपुर शर्मा दिन भर एक चैनल से दूसरे चैनल पर अपनी जो डिबेट थी वो कर रही थी। लेकिन रात के समय उनका पहुंचना होता है टाइम्स नाउ की एक डिबेट के ऊपर, ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद डिस्प्यूट पर। यहाँ उन्होंने इस डिबेट के अंदर कुछ कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स जो थे वो प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर दिए और जिसकी वजह से यहाँ ये जो क्लिप थी इसको काट के सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। ये क्लिप जब वायरल हुई तो इस वायरल होने के बाद में इस क्लिप के कई मुस्लिम समुदाय के लोग थे जो बेहद ज़्यादा नाराज़ हो गए। बात यहाँ तक पहुँच गई कि अगले ही दिन ये जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन्होंने नुपुर शर्मा के ऊपर FIR कर दी। FIR की गई, पार्टी से बीजेपी ने उन्हें निकाल दिया। ये सारी चीज़ों के बाद नौबत यहाँ तक पहुँच गई थी कि लोगों ने, मुस्लिम समुदाय के कई सारे लोगों ने नुपुर शर्मा के सिर पर इनाम रख दिया था कि जो भी उन्हें मारेगा उसको इनाम मिलेगा। ये सारी चीज़ें चली, लेकिन कई हिंदू संगठन के ऐसे लोग थे, कई हिंदू संगठन ऐसे थे जो नुपुर शर्मा के पक्ष में खड़े हुए थे और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो लगातार उनके सपोर्ट में पोस्ट कर रहे थे, सोशल मीडिया पर पोस्ट अपने डालते थे। यहीं से ये जो सोशल मीडिया की बहसबाजी होती थी वो आपसी रंजिश का भी रूप अब लेने लगी थी। ये सारी चीज़ें देश में उस समय का ही माहौल था। इसी दौरान देश के राजस्थान में उदयपुर में रहते थे एक टेलर जिनका नाम था कन्हैया लाल। कन्हैया लाल असल में राजस्थान के डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के नंदी आदा गांव के रहने वाले थे। वहां से करीबन बताया जाता है 1 से 1.5 दशक पहले, 2022 की हम बात कर रहे हैं, और करीबन 1.5 दशक पहले ही वो अपना गांव छोड़कर उदयपुर में आए थे। उदयपुर में अपनी फैमिली के साथ आके उन्होंने अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू की थी। शुरुआत में उन्होंने अपनी एक छोटी सी टेलर की दुकान भी खोली थी, लेकिन फाइनेंशियल कुछ दिक्कत हुई, उसकी वजह से उस दुकान को बंद करना पड़ा। फिर अलग अलग जगह उन्होंने काम किया, कई अलग लोगों के साथ में काम किया। काम करने के बाद में जब उन्होंने एक पैसा इकट्ठा कर लिया, उसके बाद फाइनली उन्होंने उदयपुर की मालदा स्ट्रीट के अंदर एक अपनी फिर से टेलर की शॉप खोली जिसका उन्होंने नाम रखा सुप्रीम टेलर एंड सूट स्पेशलिस्ट। सुप्रीम टेलर सूट स्पेशलिस्ट नाम से जो दुकान उन्होंने खोली थी, अब ये उनकी एक परमानेंट दुकान थी जिसमें उन्होंने कई लोगों को आगे रोज़गार देना शुरू कर दिया। कन्हैया लाल जी के साथ इस दुकान के अंदर काम करते थे 2 और उनके सपोर्टर्स, उनके असिस्टेंट। एक थे राजकुमार जी 50 साल के और दूसरे थे ईश्वर सिंह। इस दुकान में कन्हैया लाल जी की 2 जो मोटर से चलने वाली सिलाई मशीन होती हैं वो थी और एक मैनुअल खुद से चलाने वाली सिलाई मशीन थी। मैनुअल वाली जो सिलाई मशीन थी वो कन्हैया लाल जी खुद ही उसको चलाया करते थे। काफ़ी ज़्यादा मेहनती इंसान थे, अपनी फैमिली को वक्त देते थे जब भी उन्हें टाइम मिलता था। बताया जाता है सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक का उनका काम रहता था जो अपनी शॉप पर रहते थे। उसके बाद में घर आके अपनी फैमिली को टाइम देते थे। पिछला जो करवा चौथ बीता था उस पर उन्होंने अपनी वाइफ को 4,000 रुपये की साड़ी दी थी, गिफ्ट की थी। 2 बच्चे थे उनके, 2 लड़के थे, दोनों ही अपने कॉलेज के लिए पढ़ाई कर रहे थे।
तो ये जो दोनों लड़के थे उनके साथ में कई बार देखा जाता था कि ये पूरा परिवार उदयपुर के अलग अलग तीर्थ स्थल जो हैं, जो धार्मिक स्थल है, वहाँ पे भी जाया करते थे, आसपास में जाया करते थे, और गुजरात में उनके काफ़ी सारे रिलेटिव रहते थे तो वहाँ पे भी पहुँचते थे उनसे मिलने के लिए। ये भी बताया जाता है कन्हैया लाल जी के बारे में कि अपने जो उनके दुकान के अंदर उन्होंने कई सारे ऐसे लोगों को नौकरी दी थी जो कि मुस्लिम समुदाय से आते थे। उनके आसपास जो मुस्लिम पड़ोसी उनके रहते थे उनके साथ भी अच्छे रिलेशनशिप थे। इसके बारे में तो ये भी बताया जाता है इस चीज़ के बारे में कि सुप्रीम टेलर जो उनकी दुकान थी उसमें आसिफ अली नाम का एक शख्स जो था, एक लड़का, उस सिलाई की दुकान में काम करता था। बताते हैं आसिफ कन्हैया लाल जी के साथ साल 2014 से 17 तक 3 साल इन लोगों ने साथ में काम किया है। होता क्या था कि जब भी कोई पजामा और कमीज़ का एक्स्ट्रा ऑर्डर आता तो कन्हैया लाल जी आसिफ को दे देते थे और वो अपने घर में वहाँ पे उनसे काम लेके इसको सिलाई बुनाई उसकी करता था, बनाता था। 6 महीने पहले ही, यानी 2021 में ही 6 महीने पहले अपनी खुद की दुकान खोली थी आसिफ ने, कन्हैया लाल जी की दुकान से थोड़े ही आगे। और अभी भी जब भी उसको किसी भी रंग का अगर धागा उसके पास में नहीं होता था तो वो उनकी दुकान पर पहुंच जाता था, उनके पास से वो धागा लेकर अपना काम आगे बढ़ाता था। और ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि बहुत ज़्यादा एक दोस्ताना माहौल था दोनों के बीच में। लेकिन अब ये जो समय था ये जून 2022 का था, 8 जून का दिन आता है। ये वही दौर था जब हमने आपको बताया कि कुछ ही दिन पहले नुपुर शर्मा का एक बयान जारी हुआ, उसके बाद में वहाँ से उस बयान के बाद में और जो तमाम सारी डिबेट उस पर हुई, तमाम कंट्रोवर्सीज हुई, तो अब माहौल, देश का जो तनावपूर्ण माहौल था वो बढ़ने लगा था। 8 जून को उत्तर प्रदेश के एक किसान ने, यहाँ से पूरा मामला शुरू हुआ, 8 जून को उत्तर प्रदेश के एक किसान ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया और उस पोस्ट में समर्थन किया गया था नुपुर शर्मा ने जो अपना बयान दिया था उसका। उस पोस्ट में वो कुछ इस तरह का पोस्ट था जिसमें कुछ इस्लामिक टेक्स्ट लिखे हुए थे और उनको डिनोट कर, उनको बता के, रेफरेंस दे के उनका ये बताया गया था कि नुपुर शर्मा ने वही कहा है जो नीचे लिखा हुआ है। तो वो जो इस्लामिक टेक्स्ट था उसका स्क्रीनशॉट वहाँ लगाया गया और लिखा गया ऊपर कि नुपुर शर्मा ने जो कहा है वो सही कहा है, ये जो नीचे लिखा है वही उन्होंने कहा है। इस पोस्ट को करीबन 357 बार शेयर किया गया था, तमाम सारे उस पर लाइक्स थे, तमाम सारे कमेंट्स थे। यहाँ से 2 दिन निकलते हैं, ये 8 जून की बात है। 10 जून 2022 को 2 दिन के बाद में ये जो पोस्ट था, ये सेम पोस्ट कन्हैया लाल जी के उन्हीं टेलर के फेसबुक पेज पर दिखाई देता है। जैसे ही ये पोस्ट वहाँ पे शेयर हुआ था उसी दिन बताया जाता है कि उदयपुर के धनमंडी पुलिस स्टेशन में मुस्लिम समुदाय के कई सारे लोग, एक पूरा ग्रुप था, वो पहुँच जाता है और कंप्लेंट लेकर सीधे पहुँचे थे ये लोग कन्हैया लाल जी के खिलाफ। इन्होंने कहा कि इन्होंने एक गलत पोस्ट है उसको शेयर किया है, नुपुर शर्मा का समर्थन किया है और इस वजह से आप इनको ये जो नफरत फैला रहे हैं इस वजह से इन्हें गिरफ्तार करिए। ये जो पूरा ग्रुप था मुस्लिम समुदाय का, इसमें जो इनको एक शख्स था, एक बुजुर्ग शख्स जो कि हेड कर रहा था, लेकिन इनके साथ में इस ग्रुप में नाजिम भी था। नाजिम वही शख्स जो पहले कन्हैया लाल जी के शॉप के सामने अपनी फिटवेल टेलर्स के नाम से दुकान चलाता था, उसकी अपनी टेलरिंग शॉप थी। नज़ीम ने 6 महीने पहले ही ये जो शॉप थी इसको बंद किया था और इसके बाद अब उसको यहाँ पे देखा गया जब वो कन्हैया लाल जी के विरोध में एक कंप्लेंट थी वो पुलिस के पास लेकर पहुँचा उस पूरे ग्रुप के साथ में। 11 जून को इस कंप्लेंट के आधार पर, यानी कि अगले ही दिन, इस कंप्लेंट के आधार पर कन्हैया लाल जी को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। खैर, एक इस तरह का केस था कि एक फेसबुक पर पोस्ट उन्होंने शेयर किया था, उन्होंने अपनी सफाई दी, उन्होंने बताया पुलिस को कि मुझे फ़ोन चलाना ठीक से नहीं आता है, मैंने ये पोस्ट खुद से शेयर नहीं किया है, हो सकता है कि मेरे बेटे ने गेम खेलते हुए उससे ये पोस्ट शेयर हो गया हो। तो खैर ये सब चीज़ें देखते हुए अगले दिन 12 जून को उनको रिहा कर दिया जाता है, उनको बेल दे दी जाती है, बेल पर रिलीज़ किया गया। 4 दिन करीबन यहाँ से निकलते हैं, 3 दिन माफ़ कीजिएगा, यहाँ से निकलते हैं। 15 जून की बात बताई जाती है जब धनमंडी पुलिस स्टेशन में, उसी पुलिस स्टेशन में कन्हैया लाल जी पहुँचते हैं। वहाँ पे बताते हैं कि दरअसल ये जो पोस्ट है, मेरा बेटा गेम खेल रहा था और उस गेम खेलते दौरान ही उससे फेसबुक खुला और वहाँ पे ये जो पोस्ट था वो शेयर हुआ है। किसी ने भी, मुझे तो इनफैक्ट फ़ोन चलाना भी नहीं आता ठीक से और मैं अभी सीख ही रहा हूँ, और किसी ने भी इंटेंशनली ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। इसके अलावा उन्होंने पुलिस को ये भी बताया कि क्योंकि अब तक ये 3 दिन हो चुके थे, मुस्लिम समुदाय का जो ग्रुप गया था जेल में शिकायत करने धनमंडी पुलिस स्टेशन में कन्हैया लाल जी की, तो इसके बाद 3 दिन निकल चुके थे और 3 दिन में उन्होंने कुछ ऐसा देखा था अपनी दुकान के आसपास जिससे वो थोड़ा डरने लगे थे, सहमने लगे थे। उन्होंने पुलिस को ये भी कहा कि देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, और लिखित में शिकायत दी थी, कंप्लेंट की थी कि मुझे जान का खतरा है, मुझे ये लोग मार सकते हैं, मुझे जान का खतरा लग रहा है। पुलिस से प्रोटेक्शन जो था वो भी उन्होंने यहाँ पे मांगा। उन्होंने अपनी कंप्लेंट में ये कहा था कि 7 से 8 लोग ऐसे हैं जो सुबह शाम मेरी दुकान के आसपास चक्कर लगाते हैं, मैं उन्हें देखता हूँ, वो मुझे हर बार वही लोग दिखते हैं
और ख़ासकर उन्होंने ये भी कहा कि उनके कम्युनिटी के ग्रुप में उन्होंने मेरा फ़ोटो पूरी तरह से, मेरा नाम वाम जो है वो शेयर कर दिया है और वहाँ पे उनके व्हाट्सएप ग्रुप में ये लगातार शेयर हो रहा है और इसकी वजह से मुझे जान से मारने की लगातार धमकी भी दी जा रही है। ये सारी चीज़ें उन्होंने पुलिस को बताई। पुलिस ने खैर इस पर उनसे कहा कि आपको केयर से रहना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। इस पर पुलिस प्रोटेक्शन जो था वो पुलिस के द्वारा कन्हैया लाल जी को नहीं दिया गया। अगला दिन 16 जून 2022 को कन्हैया लाल जी को खैर पुलिस ने जब ये देखा कि ये मामला आगे संगीन हो सकता है तो उन्होंने कन्हैया लाल जी को और उस मुस्लिम ग्रुप को, जो लोग गए थे उनकी कंप्लेंट लेकर, दोनों को स्टेशन बुलाया। पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, एक समझौता हुआ, वहाँ पे बातचीत कराई पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच में और कन्हैया लाल जी ने यहाँ पे माफ़ी मांगी। कंप्लेंट जिन लोगों ने की थी, जो शिकायत करता थे मुस्लिम समुदाय के लोग, उस पूरे ग्रुप ने अपनी शिकायत वापस ली। ये सब कुछ ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा 16 जून को, लेकिन इसके अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने ये बात साफ कर दी थी कि आगे एक बहुत भयावह दृश्य उदयपुर देखने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। अगर आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यूपीएससी CSE की तैयारी कर रहे हैं, आपका सपना है इस एग्ज़ाम को क्रैक करके IAS IPS ऑफिसर बनना, देश की प्रगति उन्नति में अपना योगदान देना, स्टडी IQ हमेशा से आपकी इस तैयारी को मजबूत और आसान बनाता हुआ आया है। हमारे सारे कोर्सेज, सारे बैचेज, लेटेस्ट क्लासेज अभी अवेलेबल हैं, जल्दी क्लासेज शुरू होने वाली हैं। और आपको अगर ये क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक करिए, अपने कोर्स के लिंक पर परचेज़ कीजिए और VJ लाइव कोड है जो आपका कोड है, इसको आप याद रखिएगा। जो भी प्राइस आपको दिखेगा उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यही कोड लगा के मिलेगा। VJ लाइव कोड लगाइए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। तो अगले दिन अब हुआ क्या, ये तारीख थी 17 जून 2022। मोहम्मद रियाज अत्तारी नाम के उदयपुर के खांजी पीर के रहने वाले एक आदमी ने एक वीडियो बनाया। 2 मिनट 33 सेकंड करीबन का ये वीडियो था और उसने सोशल मीडिया पर इसको डाला भी था, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किया था। इस वीडियो में और उसने खुद ये बताया था कि वो खांजी पीर एरिया का रहने वाला है उदयपुर के, और उसने ये कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद का अपमान वो बर्दाश्त नहीं करेगा। वो जो भी उनका अपमान करेगा वो उसका सर कलम करेगा। ये उसने बात कही इस वीडियो में और उसके बाद उसने इस वीडियो को वायरल भी किया। ये वीडियो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किया गया। ये सारी चीज़ें हुई, उदयपुर में कई लोगों के पास ये वीडियो पहुंचा भी था। तो यहाँ से सनसनी एक जो होती है कि किसी ने किसी को धमकी दी है, तो ये चीज़ जो है वो सब जगह सर्कुलेट होना बहुत जल्दी शुरू होती है और ये चीज़ हुई भी, लोकल न्यूज़ में भी ये चीज़ आई। खैर, ये सब जो दिन चल रहे थे, यहाँ से आप देखिए कि अगला दिन यानी 18 जून से लेकर 27 जून तक ये जो पूरे दिन रहे हैं, करीबन 10 दिन, इन 9-10 दिनों के बीच में कन्हैया लाल जी को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि अब ये जो माहौल बन चुका था कि देश भर में तो नुपुर शर्मा का जो कंट्रोवर्सी वाला बयान है जो माहौल वहाँ पे बना हुआ है वो है ही, लेकिन इसके बावजूद उदयपुर के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कन्हैया लाल जी को जेल भेजा गया, उनको उसके बाद बेल मिली, समझौता हुआ है, लेकिन अब ये एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है। ये सारी चीज़ें वो जानते थे और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, इन धमकियों के डर से, दरअसल उन लोगों के डर से जो 7-8 लोग उनकी दुकान के बाहर घूमते थे, कन्हैया लाल जी ने सोचा कि जब तक मैटर ठंडा नहीं हो जाता, जब तक ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाती, वो अपनी दुकान बंद कर देंगे। उन्होंने यहाँ से अपनी दुकान करीबन बंद की है। ये 21-22 तारीख का दिन बताया जाता है, जून का। दुकान बंद की उन्होंने और करीबन 1 हफ्ते तक उनकी दुकान बंद रही। इस बीच में उन्होंने आखिरी के कुछ दिनों में, यानी कि 26 या 27 जून को उनकी जब दुकान बंद थी, उन्होंने अपनी दुकान के बाहर अंदर एक CCTV कैमरा भी लगवाया। दुकान नहीं खोली लेकिन CCTV कैमरा लगवाया। उन्होंने कहा कि ये जो सिक्योरिटी है उसके लिए बेहतर रहेगा। CCTV कैमरा लगा, उन्हें लगा कि ये मेरे लिए उचित रहेगा। लेकिन इसके अगले ही दिन उन्होंने फैसला ये ले लिया था कि अब जब CCTV कैमरा भी लग चुका है, माहौल भी ठंडा हो चुका है, 6 दिन से दुकान करीबन बंद है, अब वो अपनी यहाँ पे दुकान खोलेंगे। और अगला दिन जो था वो था 28 जून का। तो 28 जून 2022 मंगलवार का दिन था। पिछले 6 दिनों से कन्हैया लाल जी की दुकान बंद थी, काम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। उन्होंने अपनी दुकान खोली इस दिन, इतने दिनों के बाद में। CCTV कैमरा लगवा ही चुके थे, दुकान खोली, काम बहुत ज़्यादा था। सुबह से दोपहर हो जाती है काम करते करते। 2:45 की बात बताई जाती है। अच्छा, इस समय दुकान में उनके साथ, कन्हैया लाल जी के साथ, उनके दोनों असिस्टेंट ईश्वर सिंह और राजकुमार, वो दोनों ही थे। वो भी अपनी अपनी सिलाई मशीनों पर काम कर रहे थे। उदयपुर मालदा स्ट्रीट में करीबन दोपहर के 2:45 पर 2 शख्स पहुँचते हैं कन्हैया लाल जी की दुकान पर। इन दोनों का नाम था, एक था उसमें से मोहम्मद रियाज अत्तारी और दूसरा था गौस मोहम्मद। मोहम्मद रियाज अत्तारी वही शख्स जिसने वार्निंग भी दी थी पहले, जो वीडियो बनाया था। खैर, उस वक्त जब सभी लोग काम कर रहे थे दुकान पे, ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं और दुकान पे पहुँचने के बाद अत्तारी ने कन्हैया लाल जी से कहा कि मेरा जो कुर्ता है उसकी फिटिंग ढीली हो गई है, उसको फिट करना है, उसको फिक्स कर दीजिए।
कन्हैया लाल जी जो थे उन्होंने कुर्ते को फिक्स करना शुरू किया, उसका मेज़रमेंट लेना शुरू कर दिया। और जब वो मेज़रमेंट ले रहे थे, इस बीच में अत्तारी ने एक बार फिर से कहा कि एक और कुर्ता है मेरे पास। और ये बोलते ही उसने अपने बैग में हाथ डाला और उसमें से एक धारदार चाकू निकालता है। ये चाकू जैसे ही निकाला अत्तारी ने, इसके बाद दोनों अटैकर्स ने कन्हैया लाल जी के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। कभी उनके गले पर, उनके सिर पर, पीठ के ऊपर पीछे से ये लगातार हमले कर रहे थे। और जैसे ही ये हमले शुरू हुए तो जो दोनों लोग दुकान में बैठे थे, ईश्वर सिंह और राजकुमार जी, इन दोनों ने जब देखा तो अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागे। एक अटैकर को धक्का भी दिया, बताया जाता है राजकुमार जी ने। लेकिन जब धक्का दिया तो अटैकर ने एक वार किया और वो वार जो था वो ईश्वर सिंह के पीछे, सिर के पीछे लगता है, उनको बुरी तरह खून निकलने लगता है। ये दोनों जैसे तैसे करके दुकान से बाहर भागे और बाहर भागने के बाद सीधा पास की जो दुकान थी मेहता केमिकल्स की, उनकी दुकान के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ पे जाके जो ईश्वर सिंह थे उनके सिर के ऊपर कपड़ा बांधा जाता है। लेकिन जब ये दोनों बाहर निकले कि मास्टर जी जो हैं वो अकेले अंदर रह गए हैं, जिनके ऊपर लगातार ये इन दोनों ने हमला किया है, यानी कन्हैया लाल जी अंदर थे। जब इन्होंने बाहर निकल के देखा तो ये मंजर था कि दोनों अटैकर्स कन्हैया लाल को उनकी दुकान के बाहर ले आए थे। खींचकर बाहर उनको जब लाए तो उन पर ताबड़तोड़ हमले करते रहे तब तक जब तक वो मोशनलेस नहीं हो गए, जब तक उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। लगातार उनके ऊपर हमले किए जाते हैं। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है तो उसके अकॉर्डिंग बताया गया कि कन्हैया लाल जी के ऊपर 26 बार चाकू से हमला किया गया था, अटैक किया गया था, जिसमें से 8 से 10 जो वार थे वो अटैक उनके गले पर किए गए थे। ये पूरी घटना थी जिसमें कन्हैया लाल जी की निर्मम हत्या की गई, उनकी डेथ हुई। ब्लीडिंग की वजह से रीज़न बताया गया कि एक्सेसिव जो ब्लीडिंग हो गई, टाइम पर हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, उस वजह से उनकी मौत हुई। अटैकर्स जो थे उसके बाद इस पूरी घटना को जो शुरुआत से अंत तक लगातार रिकॉर्ड कर रहे थे, वो सीधा यहाँ से अपनी पास में खड़ी हुई मोटरसाइकिल पर बैठते हैं और यहाँ से फरार हो जाते हैं। कन्हैया लाल जी की निर्मम हत्या के बाद में जितने दुकानदार मालदा स्ट्रीट के आसपास थे, जिन लोगों ने ये मंजर पूरा देखा था, वो इतना ज़्यादा डर चुके थे, सहम चुके थे कि उन्होंने अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए। काफ़ी सारी ऐसी दुकानें थी। ये भी सामने देखा गया कि जब उनके ऊपर हमला हो रहा था तो कोई भी दुकानदार बीच में उन्हें बचाने के लिए उनके बचाव में नहीं आया था। अटारी और गौस, ये जो दोनों हमलावर थे, इन दोनों ने जिस मोटरसाइकिल का यूज़ किया था भागने के लिए, उस मोटरसाइकिल की जो बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पता चला कि जो नंबर प्लेट है, रजिस्ट्रेशन प्लेट का नंबर था उसकी RJ27 AS 2611 2611। 2008 के 26/11 के जो हमले हुए, मुंबई पर टेरर अटैक हुआ, उससे इसको रेफरेंस लेके जोड़ के देखा गया था। ये बताया गया सामने इन्वेस्टिगेशन में, जो बाद में पता चला कि अटारी ने 2013 में ये स्पेसिफिक नंबर RTO को 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर लिया था 26/11 का, और यही वो मोटरसाइकिल थी जिस पे दोनों भागे थे। खैर, प्री इन्वेस्टिगेशन जो हुई उसके बाद पता ये जो सामने चीज़ें आती हैं तो ये आई कि कन्हैया लाल जी को मारने के बाद, उनकी हत्या करने के बाद में जो अक्यूज़्ड दोनों थे, मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद, ये दोनों एक इंजीनियरिंग फैक्ट्री में गए थे, सपेटिया गांव की वही इंजीनियरिंग फैक्ट्री जिसमें इनमें से एक जो था वो काम भी करता था वेल्डर के तौर पर। यहाँ पे गए, यहाँ पे जाके इस फैक्ट्री के अंदर ही इन्होंने एक दूसरा वीडियो बनाया था। उस वीडियो के अंदर क्लेम किया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी इस पूरे निर्मम हत्याकांड की, कन्हैया लाल जी को मारने की। और वो जो वीडियो जो आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैला था वो वीडियो, उसमें इन्होंने ये बताया था कि हमने कन्हैया लाल जी को मार दिया है और इसलिए इस वजह से मारा है, ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद इन लोगों ने इसको पूरा सोशल मीडिया पर शेयर किया सब जगह, और वहाँ से फिर उसी बाइक से ये सीधा अजमेर के लिए रवाना हो गए थे, यहाँ से निकल गए थे, भाग गए थे। ये वीडियो तेज़ी से देश भर में वायरल हुआ यहाँ से, ये आप जानते होंगे अगर आप लोगों ने ये सब चीज़ें उस टाइम देखी हैं। 7-8 बजे का वो समय था जब पूरे देश भर में इस पूरे केस के ऊपर बात हो रही थी, लोगों में वीडियो, लोग सन्न रह गए थे इस वीडियो को देख कर किस तरह से हमला किया गया है। ये वीडियो तेज़ी से वायरल हुआ, और एक बड़ी बात इस वीडियो में ये थी कि मोहम्मद रियाज अत्तारी ने, गौस मोहम्मद ने इस वीडियो के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धमकी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नुपुर शर्मा बीजेपी की स्पोक्स पर्सन, इन दोनों को धमकी दी थी और बहुत ही आपत्तिजनक बातें इनके बारे में भी कही गई थी यहाँ पे। खैर, यहाँ से जब ये दोनों भाग रहे थे अजमेर के लिए, शाम के 7:30 बजे के आसपास राजस्थान पुलिस ने अटारी और गौस को राजासामंद डिस्ट्रिक्ट के भीम पुलिस स्टेशन के आसपास, इसी इलाके में, वो वीडियो भी सामने नज़र आता है जब ये भाग रहे थे, रोड पर इन दोनों को पकड़ा गया और रोड पर इनको रोक के वहाँ पे इनकी बाइक को सीज़ किया गया, दोनों को अरेस्ट किया गया। फाइनली दोनों अरेस्ट हो चुके थे। लेकिन यहाँ पे, जहाँ उदयपुर की मालदा स्ट्रीट में जहाँ पे ये पूरा हत्याकांड हुआ था, वहाँ का सीन इस समय तक ये था कि बताया जाता है कि इतना ज़्यादा टेंशन उदयपुर में बढ़ गया था कि जितने हिंदू संगठन थे वो वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे, विश्व हिंदू परिषद, VHP, बजरंग दल,
सभी के लोग वहाँ पे आ गए थे, मेंबर्स आ गए थे। और ये भी बताया जाता है कि बॉडी जो थी कन्हैयालाल जी की, उसको हटाने के लिए भी मना कर दिया गया था शुरुआत में, जब तक ये दोनों पकड़े नहीं जाते। जब पकड़े गए उसके बाद में बॉडी को ले जाया गया पोस्टमार्टम के लिए, आगे ये सब चीज़ें चली। माहौल पूरे उदयपुर का, राजस्थान का बहुत टेंस था, तनावपूर्ण था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने धनमंडी, घंटाघर, हाथीपोल, अम्बा माता, सूरजपोल, इन सारे एरियाज़ में कर्फ्यू लगा दिया। कहा कि 24 आवर्स का कर्फ्यू यहाँ पे रहेगा, खासकर ऐसे एरिया में जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ हैं। इंटरनेट सर्विसेज, मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज जो थी उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें चली, एक हत्याकांड इस तरह का। लेकिन अब ज़रा जानते हैं कि आखिर ये असल में मोहम्मद रियाज़ अत्तारी और गौस मोहम्मद थे कौन। मोहम्मद रियाज़ अत्तारी एक 38 साल का शख्स था। ओरिजिनली भीलवाड़ा के असिंध का रहने वाला था। उदयपुर आया था, उदयपुर के खांजीपीर एरिया में अपने पूरे परिवार के साथ, यानी उसकी वाइफ, अपने 2 बच्चों के साथ रेंटेड एक घर में रहता था, किराए के एक मकान में रहता था। एक वेल्डर के तौर पर काम करता था। और ये जो हथियार जो यूज़ हुए हैं यहाँ पे इस पूरे हत्याकांड में कन्हैयालाल जी के, ये इसी ने खुद बनाए थे। वेल्डर था और उसी फैक्ट्री में इसने इन हथियारों को बनाया था। कितने हथियार बनाए थे अभी आपको आगे पता चलेगा। उसने 12 जून 2022 को खांजीपीर में एक और रेंटेड फ्लैट लिया था, रेंटेड जो घर था वो किराए पे लिया था। और इस तरह से वो कई बार अपने घर जो थे वो चेंज भी करता रहता, ये भी देखा गया। उसके जो हाउस ओनर थे उस समय पर मोहम्मद उमर, उनके अकॉर्डिंग ये बताया गया था जब ये पूरा हत्याकांड हुआ उसके बाद, कि मर्डर के एक दिन पहले ही ये जो अत्तारी की पूरी फैमिली थी, बीवी और 2 बच्चे, ये यहाँ से चले गए थे। यानी वो घर पूरा खाली पड़ा हुआ था। तो यानी ये प्री प्लान, इसका एक पूरा प्लानिंग की हुई थी इसने पूरी तरह से इसकी। अच्छा, गौस मोहम्मद कौन था? 39 साल की, माफ़ कीजिएगा, उम्र थी गौस मोहम्मद की। भीम एरिया का रहने वाला था, राजस्थान के। खांजीपीर में अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ में यहाँ रहता था। और ये बताया जाता है कि ये कलेक्शन एजेंट का पहले काम करता था, बाद में उसने पास में ही एक जगह और काम करना दूसरी जगह शुरू कर दिया था। तो ये सारी चीज़ सामने आती है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन अब शुरू होती है अगले दिन से ही, क्योंकि पूरे देश भर में सेंसिटिव केस था, बहुत ही ज़्यादा ऐसा केस था जिसने झंझोर के रख दिया था देश को। 29 जून से ही इन्वेस्टिगेशन पुलिस की शुरू हुई। दोनों अटैकर्स क्योंकि गिरफ्त में आ ही चुके थे, इनसे इंटेरोगेशन हुई। इंटेरोगेशन में कई सारी चीज़ें सामने आई। ये भी पता चला कि दोनों ही कराची के, पाकिस्तान के कराची में बेस्ड दावत इस्लामी से कनेक्टेड है। एक ऐसा संगठन है दावत इस्लामी, वहाँ से उससे कनेक्टेड है। पुलिस सोर्सेज ने ये भी बताया कि गौस मोहम्मद जो है वो 2014 में पाकिस्तान भी गया था। और पाकिस्तान में जाके उसने पूरी तरह से यहाँ पे दावत इस्लामी के हेडक्वार्टर्स में कराची में रिलीजियस ट्रेनिंग ली थी। ये सब लेने के बाद वापस आया है। 2013 से 19 के बीच में वो सऊदी अरेबिया भी गया, वहाँ पे भी रहकर आया। और इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि 2019 में अत्तारी जो था वो सऊदी में जब वो गया था तो वहाँ पे एक पाकिस्तानी सिटीज़न से उसकी मुलाकात हुई थी। उस पाकिस्तानी सिटीज़न से मुलाकात जो उसकी हुई, जो अभी तक इसके साथ में था, और शायद कहीं ना कहीं उसी से इसने पाकिस्तान में कई और भी अपने कॉन्टैक्ट बनाए थे। दोनों अटैकर्स दावत इस्लामी का जो लीडर था इलियास अत्तर कादरी, उसके फॉलोअर थे। और शायद यही वजह थी कि क्योंकि जो भी उसके फॉलोअर्स होते हैं वो अपने सपोर्टर्स जो उसके होते हैं वो अपने नाम के आगे अत्तारी लगाते हैं, तो ये भी अपने नाम के साथ अत्तारी लगाता था। इन्वेस्टिगेशन में सामने ये भी चीज़ें आई कि मोहम्मद अत्तारी जो था, रियाज़ अत्तारी जो वेल्डर था, उसने करीबन ऐसे 6 हथियार बनाए थे। ऐसे 6 धारदार वेपन वो बना के बैठा हुआ था। 2 उसने मर्डर में यहाँ पे यूज़ किए, कन्हैयालाल जी के कत्ल में यूज़ किए। बाकी 4 जो थे उसने एक कसाई को, एक लोकल कसाई वहाँ का जिसका नाम था मोहसिन, उसको दे दिए थे, उसके पास में रखे हुए थे। बाद में पुलिस ने ये 29 तारीख को ही इन 4 जो खंजर थे, जो चाकू थे, इनको भी यहाँ से गिरफ्त में लिया है, और मोहसिन को भी। 1 जुलाई को बताया जाता है कि मोहसिन और आसिफ को अरेस्ट किया गया। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और कन्हैयालाल जी की रैकी करने के आरोप में इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे। 14 दिन की पुलिस कस्टडी में रखा गया। अगले दिन 2 जुलाई का दिन था जब इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि अत्तारी राजस्थान के अंदर दावत इस्लामी के जो नेटवर्क था, जो स्लीपर सेल थे, उनको एक्टिवेट करना चाह रहा था, उनको एक्टिव करना चाह रहा था, इस्टेब्लिश करना चाह रहा था, इसकी कोशिश कर रहा था। कई बार वो अपने फ्लैट जो अपना घर था, अलग अलग जगह खांजीपीर पास में, या कोई भी ऐसे मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ होते थे, वहाँ पे अपना घर बदलता रहता था, लोगों को टारगेट करता था, उकसाता था, जिससे वो दावत इस्लामी को ज्वाइन कर पाएँ। खैर, ये सारी चीज़ें देखते हुए कि इसका एक बाहरी हमारे पड़ोसी देश से, एक बहुत ही नकारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उससे संपर्क जब निकल रहा है इन सारी चीज़ों का, तो 5 जुलाई का दिन था जब एनआईए को ये पूरा केस सौंप दिया जाता है। एनआईए के पास ये पूरी केस की इन्वेस्टिगेशन दी गई, तलाश शुरू हुई। इन्वेस्टिगेशन में सामने ये भी चीज़ें आई एनआईए के पास जब ये केस गया कि 2019 में अट्टारी ने पीएफआई को भी ज्वाइन किया था,
PFI भी ज्वाइन कर रखी थी उसने, 2019 में ही किया था इसको। 12 जुलाई तक इस केस में 116 करीबन विटनेस सामने आ चुके थे। 116 विटनेस थे। जयपुर की NIA कोर्ट ने अट्टारी और जो गौस मोहम्मद था उसके साथ में एक और अक्यूज था फरहाद नाम का, तो इन सबको NIA की कस्टडी में भेजा। 4 जो बाकी थे, मोहसिन, आसिफ, मोहम्मद मोहसिन और वसीम अली, इनको जुडिशल कस्टडी में भेजा गया था। ये सारी चीज़ें चलती हैं, केस लंबा चला आगे, अभी तक भी लगातार चल ही रहा है। 23 दिसंबर 2022 को NIA ने अपनी चार्जशीट में 11 अक्यूज्ड को नामित किया, जिसमें से 2 ऐसे भी थे जो कराची के बेस्ड थे। उनको ये भी पता चला कि 2 ऐसे भी हैं इस पूरे हत्याकांड में जो कराची से ऑपरेट कर रहे थे, वो भी इसमें शामिल थे। नाम था सलमान और अबू इब्राहिम। इन दोनों को खैर कराची में थे तो एब्सकॉन्डिंग वहाँ पे डिक्लेयर किया गया। तमाम चीज़ें चली। अगले साल 1 सितंबर 2023 को NIA ने फरहाद मोहम्मद जो था, जो इसमें जेल में था, इसको बेल दे दी। सबूत कम थे, तमाम सारी चीज़ें थी, उसकी वजह से इसको बेल दी गई। 5 सितंबर को 2024 राजस्थान हाई कोर्ट ने मोहम्मद जावेद को बेल दे दी। एक और मोहम्मद जावेद एक और ऐसा शख्स था जिसके ऊपर इल्ज़ाम था, आरोप था कि उसने कन्हैयालाल जी की पूरी रैकी की है। उनकी जो शॉप के बाहर जो लोग घूमते थे उनमें से ये भी था। तो मोहम्मद जावेद को यहाँ पे बेल दे दी गई। NIA ने को दरअसल क्योंकि उसके खिलाफ जो पर्याप्त सबूत थे वो यहाँ पे NIA पेश नहीं कर पाई थी, बात ये सामने आई। मोहम्मद जावेद के जो लॉयर थे सदत अली, उन्होंने ये भी कहा कि NIA सिर्फ कॉल रिकॉर्ड्स पेश कर सकी, लेकिन ये प्रूव नहीं कर सकी कि जावेद मर्डर कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व था। इसके बेसिस पर जावेद को भी यहाँ से बेल दे दी गई थी। भारत में कई सारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस थी जब ये हत्याकांड पूरा हुआ है, निर्मम हत्याकांड। उन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने पूरी तरह से इसके विपक्ष में बोला है, ये जो हत्याकांड किया गया इन लोगों के द्वारा। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा था कि लॉ को अपने हाथ में लेना ये इस्लामिक नहीं है, ये इस्लाम कभी इसकी इजाज़त नहीं देता। आप कानून को इस तरह हिंसक नहीं हो सकते, आप कानून को ऐसे अपने हाथ में नहीं ले सकते। जमात उलमा-ए हिंद के चीफ ने इस पर यह कहा था कि ये जो हत्याकांड हुआ है ये ह्यूमैनिटी की इंसल्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। खैर कई सारी चीज़ें थी सामने, लेकिन देश का माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ा इस केस के बाद। और ये एक ऐसा केस है जिसके ऊपर इस समय एक मूवी बनने की भी बात लगातार हो रही है, जिसका नाम है उदयपुर फाइल्स। उसको रिलीज़ से पहले ही बैन कर दिया गया था। इसमें जो भी चीज़ें दिखाई गई हैं वो तो जब मूवी बाद में रिलीज़ होगी तब देख के पता चलेगा, लेकिन जो एक्चुअल स्टोरी, जो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली जो बताया गया है, पब्लिक डोमेन में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। साथ ही साथ में सारे चैनल्स ने ऑथेंटिक जो रिपोर्ट्स हैं जब वो दिखाई हैं, उसके बाद ये वीडियो हम आपके लिए आज लेकर हाजिर थे। आपको ये वीडियो हमने बता दिया, दिखा दिया। अब आप बताइएगा कि क्या आपकी राय है इस पूरे केस के ऊपर। NIA की जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी भी लगातार कंटिन्यू चल रही है, क्योंकि ये जो लिंक्स इसके पड़ोसी देश पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कई अलग अलग समय पर अपडेट्स जो हैं वो आती रहती हैं। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। अपने राय जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर आप आ सकते हैं, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा खुद का जो चैनल है वहाँ पे आप आ सकते हैं, बातचीत करेंगे, इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान आपका हमारे बीच में चलता रहेगा। आप मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।